बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, किस तरीके से फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करनी चाहिए। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी तो आपको वीडियो में बताया भी था कि आज के सेशन में हमें क्या जानना है। अब किस क्या है फ्री बॉडी डायग्राम ये देख लेते हैं, कौन कौन से फोर्स इसमें डील किए जाते हैं ये देख लेते हैं एक बार। उसके बाद किस तरीके से सिस्टम मान के प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है वो भी देखेंगे, और सिस्टम से प्रॉब्लम कितनी आसान हो जाती है सिस्टम मान के करने से प्रॉब्लम, ये तीनों बातें हमें देखनी है। तो क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों? जैसा इसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। तो बॉडी मान लीजिए कोई बॉडी प्लेस्ड है, इस तरीके से प्लेस्ड है बॉडी, अब यहां पर रेस्ट पे रखी हुई है। रेस्ट पे रख रही है, इसके दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। रेस्ट पे है, पहला कोई फोर्स नहीं लग रहा, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि इस बॉडी पे जो भी फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम जीरो है। क्या इस बॉडी पे अगर ये अर्थ पे है तो क्या कोई फोर्स नहीं लग रहा है? डेफिनेटली लग रहा है। अब मैं देखूंगा, मुझे देखना है फ्री बॉडी डायग्राम में किस बॉडी का मुझे इसका फोर्स डायग्राम बनाना है। तो मैं एम मास की बॉडी का बनाना चाहता हूं, तो इस एम मास की बॉडी को मैं सिस्टम से मेंटली आइसोलेट करूंगा। अब देखूंगा इसकी जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग क्या इफेक्ट इस पे डाल रही है। तो सराउंडिंग सबसे पहले अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से बच्चों इस पे नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका वेट लग रहा होगा। ऊपर की तरफ बच्चों इस पे लग रही होगी नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे इस केस में, तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रही होगी इसके वेट को, और n इक्वल टू एम जी हम इस तरीके से लिख देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम से हमें चीजें समझ में आई बच्चों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं कि और क्या सब। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिस्टम क्या है। व्हाट इज सिस्टम? तो बच्चों, जब एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में इन टर्म्स ऑफ फोर्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो इस टाइप के जो भी हम कलेक्शन को कहते हैं, बॉडीज के कलेक्शन को एक सिस्टम कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा पुली सिस्टम, पुली सिस्टम्स आपने पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। तो आपने क्या कहा कि भाई एक बॉडी यहां पे लगी हुई है, एक बॉडी यहां लगी हुई है, इन दोनों बॉडी, इसका मास m1 इसका मास m2, तो इन दोनों बॉडीज का मास डिफरेंट डिफरेंट है, m1 इज ग्रेटर देन m2 है। तो सिस्टम चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। तो ये सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, इस वाले मास को, इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चल रहा है? इन टर्म्स ऑफ फोर्स चल रहा है। कहीं ना कहीं ये इससे टेंशन, ये स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। तो सिस्टम हम क्या ले रहे हैं, हम किस बॉडी को अपने सिस्टम या कंसिडरेशन में लेना चाहते हैं, किसको नहीं लेना चाहते, इस बात पे ये चॉइस हमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कई सारी बॉडीज रखी हुई हैं, ये आपस में इंटरेक्ट जरूर डेफिनेटली कर रहे होंगे, बॉडी वन, बॉडी टू, बॉडी थ्री। इसका मास मैंने कह दिया m1, इसका मास m2, इसका मास m3। क्या ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे अगर ये स्पेस में? डेफिनेटली दे आर इंटरेक्टिंग विच ईच अदर। किस फोर्स से इंटरेक्ट कर रही होंगी? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स आपकी सेकेंड बॉडी पर फोर्स थर्ड बॉडी लगा रही होगी F23 फोर्स, सेकेंड बॉडी पर फोर्स फर्स्ट बॉडी लगा रही होगी F12 फोर्स, फर्स्ट बॉडी पर फोर्स थर्ड बॉडी लगा रही होगी F13 फोर्स, थर्ड बॉडी पर फोर्स सेकेंड बॉडी लगा रही होगी इक्वल एंड अपोजिट लाइक दिस F23 फोर्स, F32 फोर्स, थर्ड बॉडी पर फर्स्ट बॉडी फोर्स लगा रही होगी F31 फोर्स। तो आप देखें यहां पर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे फोर्सेस के, सारे डिस्कस हो गए। अब कौन सा फोर्स इंटरनल, कौन सा एक्सटर्नल, ये कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होता है। तो अगर मैं केवल बॉडी वन को अपने कंसिडरेशन में ले रहा हूं, तो बॉडी वन पर, बॉडी वन क्या लगा रही है इससे मतलब नहीं है, बॉडी वन पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं इससे मतलब है। तो बॉडी वन पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक F13 लग रहा है, एक F12 फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। नाउ मतलब सिस्टम की बाउंड्री डिफाइन करता है
कि विच फोर्स इज इंटरनल एंड विच फोर्स इज एक्सटर्नल। अब अगर आप याद करें तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। यहां पर नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात है। तो ये बात हमें बच्चों समझ में आई। अब आगे की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें कि मैं फर्स्ट और टू को, वन एंड टू को सिस्टम कंसिडर कर लूं, तो अब वन एंड टू पर कौन फोर्स लगा रहा है? थर्ड फोर्स लगा रहा है। इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन कौन सा इसके लिए, आपके लिए इसका एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हो जाएंगे? तो देखिए थर्ड क्या इस पे फोर्स लगा रहा है, जितने भी इस पे थर्ड फोर्स लगा रहा है, थर्ड ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, वो सारे एक्सटर्नल फोर्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल F23, F13, F13 and F23 are the external force for the system. F12, F21 are the internal forces for the system. तो यहां से हमें पता चलता है कि कौन सा फोर्स इंटरनल है, कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है। इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कुछ अलग नहीं है। जो इंटरनल है वो कभी एक्सटर्नल हो सकता है, जो एक्सटर्नल है वो कभी इंटरनल हो सकता है। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप सिस्टम की बाउंड्री के अंदर क्या ले रहे हैं, सिस्टम की बाउंड्री के बाहर क्या ले रहे हैं। अगर आपको सिस्टम, आपको समझ में आ गया कि किस ऑब्जेक्ट को सिस्टम में लेना चाहिए, किस ऑब्जेक्ट को नहीं लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग ये जान जाएंगे कि कौन सी सिस्टम में लेने से हमारी इक्वेशन आसान रहेगी और कौन सी से नहीं रहेगी। तो ये भी एक अच्छी चीज है, हमें पता चल गया बच्चों की अगर सिस्टम हमने ये ले लिया कम इक्वेशन बनेगी। जैसे कि आप देखें पहले हमें कितने फोर्सेस से डील करना पड़ रहा था, फिर कितने फोर्सेस। अगर मैं लूं कि मैं कह दूं तीनों बॉडी आपकी सिस्टम के अंदर है, तो ऑल फोर्सेस आर बिकम द इंटरनल फोर्सेस। तो बच्चों इस केस में आपकी जो है बॉडी इंटरनल, आपकी बॉडी जो है पूरा सिस्टम जो है बच्चों वो आपका एक यूनिट की तरह काम करेगा, और जितने भी फोर्सेस हैं सिस्टम के अंदर लग रहे वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, और उनकी वजह से सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में क्यों दिक्कत आती है इसको जानते हैं। बहुत से बच्चों को हमारे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन लगाने में दिक्कत होती है कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाएं, कैसे, हाउ टू डिसाइड द नॉर्मल रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपको ये पता है तो डेफिनेटली आप आराम से किसी भी प्रॉब्लम को, जो मैं आज चीजें बताने जा रहा हूं, अगर आपको वो समझ में आ गई बच्चों, तो आप डेफिनेटली किसी भी प्रॉब्लम में अगर नॉर्मल रिएक्शन का यूज होगा आप लगा लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी सिंपल एक सरफेस पे प्लेस्ड है, a body is placed on a simple surface, mass m, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, ये नीचे इस कांटेक्ट से जुड़ी हुई है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी। अगर एक बॉडी आपकी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर प्लेस्ड है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर बॉडी प्लेस्ड है, एंड यहां पर इस तरीके से रखी है, तो अगर मुझे इस पे देखना है तो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगती है। याद रखना नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगेगी। तो इंक्लाइंड प्लेन पर अगर आपसे पूछे कांटेक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट लाइक दिस। बहुत सही। अब मान लीजिए आपकी बॉडी किसी स्फेयर के अंदर प्लेस्ड है, एक स्फेयर है, इसके अंदर बॉडी मान लीजिए यहां पे प्लेस्ड है, तो इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगी, कुछ इस तरीके से लगेगी बच्चों। नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगी आपकी सेंटर से होती हुई जाएगी। देखिए क्योंकि रेडियस जो होती है आपकी वही होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से होती हुई जाएगी। ठीक, आसान बातचीत है एकदम। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक रॉड रखी है,
एक स्फेयर, हेमीस्फेयर, हॉलो हेमीस्फेयर है बेटा, इस हॉलो हेमीस्फेयर के अंदर एक रॉड रखी है, तो इस रॉड इस तरीके से रख दी है रॉड, इस रॉड पे लग रहे नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए ये ऐसे, इस तरीके से बच्चे ये ऐसे जाएगी और इस तरीके से ये ऐसे जाएगी, तो ये वाली नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से N1 in this direction and N2 in this direction. So these are the diagram for the normal reaction. अब मान लीजिए कोई बॉडी, कोई लेडर रखी है, ये इस तरीके से आपकी ये एक फ्लोर है और यहां पर एक वॉल है, ये वॉल है, ये फ्लोर है, आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है, आपकी ये वॉल कुछ इस तरीके से, यहां पर बच्चों एक लेडर है, लेडर, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रही होगी, कंफ्यूजन है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहां पर आप याद रखिएगा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बच्चों सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, तो हम यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे इस डायरेक्शन में लगाएंगे, अगर आपको ये पॉइंट है और ये सरफेस है इससे कांटेक्ट में, आपको समझ में नहीं आ रहा कि पॉइंट पर कहां लगेगी, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो और उसके अलोंग लगा दो इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन और सरफेस के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो, तो ये तरीका है नॉर्मल रिएक्शन को देखने का बच्चों। तो मैंने आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से लगेगी, यहां पर इसे N1 कहा, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो N2 इस तरीके से लगेगी, तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन यहां पता चल गई, है ना आसान एकदम। आगे देखते हैं और किसी केस में नॉर्मल रिएक्शन, एक मान लीजिए एक स्फेयर, देखिए ये बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं बेटा मैं, किसी इंक्लाइंड प्लेन से ऐसे स्लिप हो रहा है, रोल करता हुआ जा रहा है, इस इंस्टेंट पे यहां पर है, तो इस इंस्टेंट पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी आपकी, वो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास होती हुई जाएगी और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगी, तो यहां सेंटर से होती हुई जा रही है और ये रही नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन। तो इस तरीके से हमेशा जब भी आपको नॉर्मल रिएक्शन देखनी हो तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगाइए नॉर्मल रिएक्शन और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। नॉर्मल रिएक्शन देख ली, बात करते हैं बच्चों टेंशन की। अरे टेंशन, एग्जाम की टेंशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि स्ट्रिंग में क्या खासियत है, स्ट्रिंग में टेंशन कैसे देखते हैं, क्या है चीजें सारी आज डिस्कस करते हैं। तो टेंशन, टेंशन वास्तव में बच्चों किस टाइप का फोर्स है, टेंशन एक इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स कह सकते हैं, यानी कि दो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। जब भी आपकी स्ट्रिंग कनेक्ट, जैसे ये स्ट्रिंग है, अब आपकी स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग को इधर से स्ट्रेच करने की कोशिश करी, आपने स्ट्रिंग को इधर से स्ट्रेच करने की कोशिश करी, तो इनके जो भी दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस आप, मॉलिक्यूल्स कह लें या एटम्स कह लें, इनके बीच की डिस्टेंस आप इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्स आ जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन चेंज का अपोज करते हैं, और यही आता है इन टर्म्स ऑफ टेंशन। तो टेंशन हमेशा अलोंग दी स्ट्रिंग लगती है और इनटू दी स्ट्रिंग लगती है, अंदर की तरफ लगती है, जैसा आप देख सकते हैं यहां पर आपने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया तो टेंशन स्ट्रिंग में कुछ इस तरीके से आई, तो आप याद रखिएगा टेंशन स्ट्रिंग में अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लगती है और अंदर की तरफ लगती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या है और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रिंग के बारे में। आपकी जो आइडियल स्ट्रिंग होती है, आइडियल स्ट्रिंग क्या है, व्हाट इज द आइडियल स्ट्रिंग? सो फर्स्ट पॉइंट about the ideal string is it is massless. Ideal string is massless. It has no mass, means there is no effect of inertia of the string, और इसकी वजह से the tension throughout the string is remains same. एक और पॉइंट ले लेते हैं
कि आइडियल स्ट्रिंग इज स्मूथ, स्मूथ, आइडियल स्ट्रिंग इज स्मूथ, जिसकी वजह से आपकी टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, थ्रू आउट द स्ट्रिंग। तो एक ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि अगर आपका जो स्ट्रिंग मासलेस है, स्मूथ है, तो उसमें टेंशन सब जगह सेम होगी। और देखिए, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जिस जहां जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम देखना चाहते हैं कि टेंशन कहां होगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे की डायरेक्शन में लग रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां देखना चाहता हूं क्या टेंशन होगा, तो इससे दूर की तरफ। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, मैं यहां देखना चाहता हूं टेंशन क्या होगा, तो टी इधर लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है याद रखने का। वी कैन नॉट push the object with the help of string, we cannot push the object with the help of string, ये पॉइंट है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि क्या है। आइडियल स्ट्रिंग इज inextensible, inextensible, ideal string is inextensible means delta L is equal to 0, the change in length is 0। ठीक है, अब अगर चेंज इन लेंथ 0 है, यानी कि आप ध्यान से देखिए, जैसे एक स्ट्रिंग है, इसके दो पॉइंट्स है ए एंड बी। ठीक, तो ए पॉइंट जितना चलेगा बी पॉइंट भी उतना चलेगा। अगर ए पॉइंट ज्यादा चला और बी पॉइंट कम चला, तो स्ट्रिंग में तो लेंथ में तो चेंज हो गया। अगर बी पॉइंट ज्यादा चले और ए पॉइंट कम चले, तब भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज हो रहा है, स्लैक कर जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगा, उसकी मतलब नहीं है। तो अगर मेरा ए पॉइंट ज्यादा चल जाए, ए पॉइंट ज्यादा मूव कर जाए, मान लो इतना चल गया और बी पॉइंट इतना सही चल पाया, तो आप देखो क्या स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहेगी? नो नो, देयर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी or the component of the velocity along the length of the string of each point on the string always remain same। मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट्स स्ट्रिंग पे एग्जिस्ट करते हैं, इन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो होगा वो सेम होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट से भी कई सारी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से हो जाती हैं, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट की वेलोसिटी कुछ v प्राइम है, थीटा एंगल बनाता है। ये पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी कुछ मान लीजिए v डबल प्राइम है, फाई एंगल बनाता है। तो v प्राइम cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू v डबल प्राइम cos फाई। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, then definitely there will be the change in the length of the string, and that cannot be possible in the case of ideal string। फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा, टेंशन अगर जीरो अगर नहीं, दूसरा केस ये पॉसिबल है कि रस्सी स्लैक कर जाए, तो टेंशन जीरो हो जाएगा उस केस में, जो कि हम केस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो एक और ये हमें पॉइंट बच्चों पता चला स्ट्रिंग के बारे में। अब बच्चों, अगर आपकी स्ट्रिंग बच्चों मास रखती है बट स्मूथ है, if the string has mass but it is smooth, in that case what will happen? एक प्रॉब्लम से समझते हैं।
मान लीजिए एक स्ट्रिंग रखी है किसी स्मूथ सरफेस पे इस तरीके से, इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो L है, इस स्ट्रिंग का जो मास है वो M है, इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है F लग रहा है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड B। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो देखो इस स्ट्रिंग के दो पोर्शन हो गए, एक AC पोर्शन हो गया, एक CB पोर्शन हो गया है। तो AC हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट हमें पता है कि आपकी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। अगर आपकी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, डेल्टा L इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन सेम होगा। अब इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है इस स्ट्रिंग पे, इस स्ट्रिंग को मैं सिस्टम मान रहा हूं, तो F है, एंड F इज इक्वल टू M से F बाई M इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं बच्चों, AC सेक्शन को कौन चला रहा है, AC सेक्शन को कौन चला रहा है, ये पॉइंट आप लोगों को सोचना चाहिए। तो AC सेक्शन को, ये A है ये C है, कौन सा फोर्स चलाया? अंदर जो टेंशन लग रहा है वही तो चला रहा है। इस AC सेक्शन का मास कितना है? इस AC सेक्शन का, भाई पूरी स्ट्रिंग का मास m है, तो मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल हो गया, मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल हो गया। तो ये L माइनस एक्स सेक्शन यानी कि मास ऑफ AC सेक्शन कितना हो गया? ये बच्चों आपका हो जाता है m बाई एल इंटू L माइनस एक्स, दैट इज द मास ऑफ AC सेक्शन। और इसको कौन रन करा रहा है? तो मैं कह सकता हूं टेंशन जो लग रहा है वो इस m मास पे लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन a है। द नेट फोर्स ऑन दिस AC सेक्शन इज टेंशन। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट m by l into L minus x, and acceleration is F by capital M, that is the capital M। m से m कैंसिल हो जाता है, और ये हो जाता है 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ, दैट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज द वेरिएशन ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या इस प्रॉब्लम को इतना भी सॉल्व करने की जरूरत है बच्चों? थिंक अबाउट इट, कि इज देयर एनी वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन 30 to 20 seconds? यस, देयर इज अ वे। आपको सोचना पड़ेगा और आप कर सकते हो इसको। कैसे सोचेंगे? ध्यान से देखिए। अगर आप देखें तो इस एंड पॉइंट पर कोई भी पीछे से फोर्स, रिएक्शन फोर्स देने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर रस्सी में टेंशन जो होगा इस जस्ट एंड पॉइंट पर जीरो हो चुका होगा। इस एंड पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट बी पर जो रस्सी में फोर्स है वो F है, तो टेंशन इस पे जस्ट F ही पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो आप ध्यान से देखें, द वेरिएशन ऑफ द फोर्स क्या है? यहां पर जीरो, यहां पर क्या है? यहां पर है बच्चों आपका, यहां जीरो है ना, यहां पर F है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया F बाई एल। अब L माइनस एक्स सेक्शन पे कितना फोर्स लगेगा? L माइनस एक्स लगा दीजिए, है ना, जीरो से L माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सेम टेंशन आता है ना, आसान ट्रिक। तो अगर आप इस तरीके से हमारी TF पे जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आपको इस टाइप की ट्रिक्स बच्चों मिलती रहेंगी सीखने के लिए। तो हमने टेंशन के बारे में जाना बच्चों। और कौन सा FBD में फोर्स हैंडल करते हैं? FBD में जो फोर्स हैंडल करते हैं दैट इज आल्सो द वेट, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किस कारण वश आता है? ये वेट अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बच्चों आता है वेट। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचती है, पुल करती है, उस फोर्स को ही कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और वी कैन से दैट इट इज द वेट। तो हमें ये वेट के बारे में पता चला।
देखो वेट हो गया, टेंशन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गई, और कौन सा फोर्स आता है, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स। सो व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स? आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो वो अपने कंप्रेशन का पोज करेगा और एफ एस देगा। जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे अंदर की तरफ, फोर्स उतना ज्यादा बाहर की तरफ आएगा। तो हम कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो एफ एस अब डायरेक्शन अपोजिट है तो इज इक्वल टू माइनस का के एक्स होता है। तो ये आपका स्प्रिंग फोर्स कहलाता है, जो एक और फोर्स है। अब हम कितने टाइप के हमारे फोर्सेस है हमने सारे देख लिए, एक और इंपॉर्टेंट फोर्स का डिस्कशन कर लेते हैं जिसका सभी को बहुत ज्यादा इंतजार है, दैट इज द फ्रिक्शन। सो व्हाट इज फ्रिक्शन, आइए देखते हैं। तो फ्रिक्शन बच्चों, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टी है किसी रफ सरफेस की, जिसकी वजह से वो सरफेस अपने ऊपर किसी और कांटेक्ट सरफेस का रिलेटिव मोशन का अपोज करती है, तो ये फ्रिक्शन कहलाती है। ठीक है, या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो उसको अपोज करेंगे, इफ द other contact surface has a tendency of relative motion, then it will oppose that tendency. So that is the friction. Friction is further divided into two categories. First one, you know it very well, the static friction. Static friction and the kinetic friction. अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन, तो जब बॉडी टेंडेंसी रखती है, टू कॉन्टेक्ट सरफेस हैज द टेंडेंसी टू स्लाइड ओवर ईच अदर, टू अपोज दिस टेंडेंसी द फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू द एक्शन। अब इस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, ऑन अ रफ सरफेस। आप अगर यहां पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देर इज नो, सॉरी बच्चों, यहां पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो आप ध्यान से देखें, अगर ये बॉडी रेस्ट में है, चल नहीं रही, तो डेफिनेटली एक फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ आ रहा होगा। ये फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अगर फोर्स नहीं होता, सरफेस स्मूथ होती, तो डेफिनेटली ये सरफेस इधर की तरफ चलने लगती। अब अगर ये सरफेस इधर की तरफ, मतलब ये बॉडी आपकी इधर की तरफ स्लाइड कर रही होती, तो इसका रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में होता और डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज करता है इस रिलेटिव मोशन का, वो पीछे की तरफ करता। तो यहां आ जाती है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, है ना आसान। अब स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लीजिए आपकी बॉडी एक प्लेस्ड है किसी रफ सरफेस पर। अब इस रफ सरफेस पर आपने एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, पहले बॉडी नहीं चली, अभी भी रुकी हुई है। नाउ यू हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फोर्स, नाउ इट इज 12 न्यूटन, बॉडी नहीं चली। आपने फर्दर फोर्स इंक्रीज किया 15 न्यूटन, और जैसे ही 15 न्यूटन है, बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ द मोशन, मींस इंपेंडिंग मोशन की सिचुएशन में। अगर 15.01 भी हो गया तो बॉडी चल पड़ेगी, सिचुएशन ये है। तो नाउ एट दिस टाइम फॉर दिस गिवन बॉडी द सरफेस इज प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम फ्रिक्शन, and this maximum friction is called the limiting friction. This, in this condition, surface is providing the maximum friction, and this friction is called limiting friction.
ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है. और what we can say, the friction that come into the action, the frictional force which come into the action when body is at the verge of the motion is called limiting friction. ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? क्या है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन? सारी बातें जानना चाहते हो? सब जानेंगे बच्चों. क्या है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन? सब जानेंगे. अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हर एक बॉडी के लिए सेम है या डिफरेंट वेट्स के लिए सेम है? ये बातें भी जानेंगे. तो इन सब चीजों को एक्सपेरिमेंट करके देखा गया बच्चों. फिर उसके बाद बनाया गया लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या है ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? ये लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों, सबसे पहला लॉ, द लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction provided by the contact surface. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो वैल्यू आपके कांटेक्ट सरफेस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. जितनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जितनी कम नॉर्मल रिएक्शन उतना कम लिमिटिंग फ्रिक्शन. इफ देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन, व्हाट डज इट मीन? थिंक अबाउट इट. It means the body is no longer in contact with the other surface. तो बच्चों ये कंडीशन आपकी इधर होती है. नाउ अब बात करें नीचे और क्या चीज हो सकती है. क्या आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करता है? द आंसर इज नो. द लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट until the value of normal reaction is not changing. तो आपके अगर कोई भी बॉडी है, वो बॉडी पर अगर आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो इन दैट केस आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी. तो ये लॉ है. अब प्रोपोर्शनलिटी का एक साइन हटाते हैं तो बच्चों कांस्टेंट लगाते हैं और ये कांस्टेंट कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है. तो एक कुछ पॉइंट्स हमने जाने. अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड. तो मान लीजिए ये आपकी एक बॉडी है, यहां पे आपको काइनेटिक फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन आप लोग बेसिक डेफिनेशन जानते ही हैं, जब बॉडी इन मोशन होती है तो उस मोशन और इस रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए आता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है. कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.25 है. कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 0.30 है. मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg है एंड द अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन है. तो बताइए व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ सरफेस इज रफ सरफेस है. तो ये आपके जो इस केस में बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द limiting friction or the friction that is provided by the contact surface. So it can be calculated by using Fr is equal to mu n. Here mu s and mu s is 0.3, n is equal to that is 10 g because it is 10 kg weight. Normal reaction is in upward direction and the weight is in the downward direction and it is 10 g, that is 100 into 0.3, 30 Newton. So answer is limiting friction is 30 Newton. Now in that case we are applying the 10 Newton force and which is lesser than the limiting friction. So what does it means? Can we say that, क्या बच्चों हम ये कह सकते हैं कि 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है? No, the answer is wrong.
अगर ऐसा होता तो आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचने की कोशिश करते और ऑब्जेक्ट भाग जाता आपसे, ऐसा नहीं होता ना। तो ये मतलब है कि इतना मैक्सिमम दे सकती है, पर जरूरी नहीं है कि इतना ही दे रही हो। इस समय बॉडी 10 न्यूटन का फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही होगी, और टेंशन आप देखें तो टेंशन हो जाता है इस केस में 0। सो देयर इज नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड दैट इज द बेसिक क्वेश्चन ऑन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड वी हैव सॉल्व्ड इट। तो इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर बेस्ड। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स ऑफ फोर्स के साथ आपको हैंडल करना है। किसी सिस्टम में किसी बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो देखिए बॉडी सिस्टम से किस तरीके से कनेक्टेड है। क्या किसी सरफेस के अंदर कांटेक्ट में है, क्या किसी रफ सरफेस से कांटेक्ट में है, क्या बॉडी स्ट्रिंग से अटैच्ड है, क्या स्प्रिंग से अटैच है, क्या क्या सिचुएशन है। उस सारी सिस्टम के पार्ट को हटा दीजिए और बॉडी पर जो वो इफेक्ट दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स इन डायग्राम में दिखा दीजिए। आपका फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट क्लास बन जाएगा। नाउ यू कैन राइट द न्यूटन सेकंड लॉ फॉर द एफबीडी एंड इजीली गॉट द आंसर।